सीरीज खिज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां। पार्ट 14। अगर वो नजमी को महज इख्वा करने की खातिर उसके पीछे लगा होता तो वो अब तक उसे बड़ी आसानी से इख्वा कर चुका होता। नजमी को उस आदमी के हाथ में अब रिवॉल्वर भी दिखाई दिया। नजमी का जिस्म, जो एक लम्हे पहले खौफ से सर्द हो गया था, अब इंतकाम की आग में भड़क उठा। ये आदमी नदीम के कमीनगाह का सुराग लगाने के लिए उसका पीछा कर रहा था। यही वो लोग थे जिन्होंने नजमी और नदीम को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया था, और अब वो नदीम को गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते तक ले जाना चाहता था। नजमी का पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा और नाली झाड़ियों में से जरा बाहर निकल आई। इंटेलिजेंस का हिंदू हवलदार फूंक फूंक कर कदम रखता, झुके झुके झाड़ियों के करीब आ गया था। उसकी नजरें झाड़ियों के बजाय क्वार्टर की तरफ थी। उसके ख्याल में चंदा यानी नजमी इसी क्वार्टर के अंदर गई थी। वो क्वार्टर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। जो ही वो नजमी के करीब से गुजरने लगा, नजमी ने उसकी छाती का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। धमाके की आवाज से जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। गोली पिस्तौल में से निकलकर सीआईडी के हिंदू हवलदार की छाती की बजाय उसकी गर्दन में लगी और हंसली की हड्डी तोड़ती हुई दूसरी तरफ से निकल गई। उस आदमी को जवाबी फायर करने की मोहलत भी न मिल सकी। अगर नजमी का निशाना ठीक रहता और गोली उस आदमी के सीने में लगती तो बहुत मुमकिन कि वो झाड़ियों में रिवॉल्वर से जवाबी फायर दाग देता। लेकिन नजमी की खुशकिस्मती थी कि उसका निशाना चूक गया था और वो गोली दुश्मन की गर्दन में घुसकर उसकी हंसली की हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी। वो शख्स मुंह के बल गिरा और वहीं ठंडा हो गया। गोली की आवाज सुनकर नदीम क्वार्टर से बाहर निकल आया। नजमी ने झुककर हिंदू हवलदार की लाश को देखा। ये नजमी का पहला कत्ल था। उसे ये महसूस करके सख्त ताज्जुब हुआ कि उस कत्ल का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उस पर किसी किस्म का खौफ या दहशत तारी नहीं हुई थी। कत्ल की बड़ी दहशत होती है और कातिल पर कत्ल के फौरन बाद एक हिजानखेज कैफियत तारी हो जाती है, लेकिन नजमी के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये हिंदू भी उन वहशी दरिंदों में से एक था जो उसकी हया बाख्तगी का बायस बने थे। बल्कि उल्टा नजमी को तस्कीन सी हो रही थी कि उसने अपने पहले दुश्मन से बदला ले लिया है। वो लाश पर से हट गई। उसने झाड़ियों से निकलकर क्वार्टर की तरफ देखा। नदीम घबराहट के आलम में झाड़ियों की तरफ चला आ रहा था, क्योंकि फायर की आवाज उसी तरफ से आई थी। अपने सामने पिस्तौल हाथ में लिए नजमी को देखकर वो वहीं खड़े का खड़ा रह गया। नजमी दौड़कर उसकी तरफ आई और लाश की तरफ इशारा करके बोली, ये मेरा ताक़ुब कर रहा था, ये तुम्हें पकड़वाने आया था। नदीम ने नजमी को अपने साथ लगा लिया और फिर जल्दी से उसे क्वार्टर के अंदर ले गया। नजमी का दिल नदीम को उसके जिस्म में जगह जगह धड़कता महसूस हो रहा था। नदीम ने नजमी के बालों पर हाथ फेरते उसे तसल्ली दी। जो होना था वो हो गया, मगर ये था कौन और तुम यहाँ कैसे आ गई? नजमी ने नदीम को शुरू से आखिर तक सारी कहानी खोलकर बयान कर दी। नदीम उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने जो कुछ किया तुम्हें यही करना चाहिए था। अब हमें इस शख्स की लाश और पीछे सड़क पर खड़ी गाड़ी दोनों को ठिकाने लगाना होगा। जब बार सेठ 1 घंटे बाद यहाँ जीप लेकर आएगा, मैं नहीं चाहता कि उसे इस कत्ल का इल्म हो। ये जब्बार सेठ कौन है नदीम? नदीम ने अपने फरार की सारी दास्तान बयान कर दी। नजमी ने पिस्तौल अपनी साड़ी में छुपा लिया था। कहने लगी, दोनों से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि लाश को टैक्सी में डालकर किसी टीले से नीचे गिरा दिया जाए। गाड़ी लाश समय जलकर राख हो जाएगी, मगर टैक्सी यहाँ से काफी दूर सड़क पर खड़ी है। हाँ, कुछ भी हो, हमें लाश को उठाकर गाड़ी तक ले जाना होगा। ये काम मैं खुद करूंगा, तुम यहीं बैठी रहो। फिर नदीम ने नजमी से वो जगह पूरी तफसील से दरियाफ्त की जहाँ टैक्सी वापस करके ये हिंदू सीआईडी वाला बज़ाहिर शहर की तरफ रवाना हो गया था। यकीनी बात थी कि उसने वहां से करीब ही किसी जगह गाड़ी खड़ी की होगी। नदीम ने लाश को करीब से देखा। उसकी गर्दन पर खून के लोथड़े जमे हुए थे। घास पर जिस जगह गर्दन पड़ी थी वहां खून गोल दायरे की शक्ल में जम गया था और मक्खियां भिनभिना रही थी। नदीम ने लाश की गर्दन पर मिट्टी डालकर झाड़ियों की टहनियां बांध दी। जमीन पर जहां खून बिखरा हुआ था मिट्टी डालकर एक ढेरी सी बना दी। लाश दुबली पतली थी। रिवॉल्वर अभी तक लाश के हाथ में था। नदीम ने रुमाल से रिवॉल्वर पकड़कर लाश की जेब में डाल दिया। ऐसा नदीम ने इसलिए किया कि अगर बदकिस्मती से खड्ड में कार गिरने के बाद नजर आतिश ना हुई तो रिवॉल्वर और उसकी उंगलियों के निशानात बाकी न रह जाएं। लाश के कपड़ों पर नदीम की उंगलियों के निशानात मिलने के इम्कान ना होने के बराबर था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। परिंदे दोबारा दरख्तों की टहनियों पर आकर बैठ गए थे। नदीम ने एक बार फिर क्वार्टर में आकर नजमी को कमरे के अंदर ही बैठे रहने की तलकीन की। दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगाई और लाश को कंधे पर उठाकर टैक्सी की तरफ चल पड़ा। शुरू में तो लाश हल्की फुल्की लगी, मगर नारियलों के बाग से निकलते निकलते नदीम पसीने में शराबोर हो गया और उसकी टांगे थक गई।
ایک جگہ لاش کو زمین پر رکھ کر ندیم تھوڑا سا سستایا اور دوبارہ لاش کو کاندھے پر ڈال کر سنبل اور تاڑ کے درختوں والے سلسلے میں داخل ہو گیا۔ اسے بس ایک ہی خطرہ تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، مگر ابھی تک کوئی کسان یا راہگیر اس کی راہ میں نہیں آیا تھا۔ ندیم درختوں کے عقب میں ہو کر چل رہا تھا۔ چند قدم چل کر وہ رک جاتا، لاش کو زمین پر ڈال دیتا، چاروں طرف کا جائزہ لیتا اور پھر دوبارہ لاش اٹھا کر روانہ ہو جاتا۔ ایک جگہ گھاس پر وہ لاش کو کافی دور تک ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بھی لے کر گیا۔ آخر وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے اسے شہر کی طرف جاتی کچی سڑک نظر آنے لگی تھی۔ ندیم نے لاش کو وہیں درختوں میں ڈالا اور خود سڑک پر آ گیا۔ چند قدم پیچھے اسے ایک جگہ سڑک سے اتر کر ٹیکسی کھڑی دکھائی دی۔ ٹیکسی خالی تھی۔ یہ کچی سڑک ایک جنگل کے کنارے پر واقع تھی اور عام گزرگاہ نہیں تھی، لیکن یہاں پر دن نکلنے کے بعد وہ مزدور نظر آ جاتے تھے جو آگے جنگل میں جا کر لکڑیوں کی کٹائی کرتے تھے، مگر ندیم کی خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کوئی مزدور ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ ندیم ٹیکسی سٹارٹ کر کے اسے آگے لے آیا، پھر بھاگ کر درختوں میں گیا۔ لاش جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ اسے اٹھا کر ٹیکسی کی پچھلی نشستوں پر رکھ کر اوپر جھاڑیاں وغیرہ توڑ کے رکھ دی اور ٹیکسی کو سٹارٹ کر کے آگے لے گیا۔ یہ جگہ سطح مرتفع قسم کی تھی، مگر کوئی اونچا نیچا ٹیلا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گہری کھڈ وغیرہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ ندیم نے گاڑی کچی سڑک سے اتار کر درختوں کے نیچے کھڑی کر دی۔ ادھر ادھر سے خشک لکڑیاں، ٹہنیاں، گھاس پھوس جمع کر کے گاڑی کے انجن اور پیٹرول والی ٹینکی کے نیچے ڈھیر لگا دیا اور پھر جیب سے ماچس نکال کر جلائی اور گھاس پھوس کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹیکسی نے آگ پکڑ لی۔ ندیم دوڑ کر جنگل کے درختوں کے نیچے چلا گیا۔ اب وہ دھماکے کا انتظار کر رہا تھا جس نے ٹیکسی کو شعلوں میں تبدیل کر کے لاش کی ہڈیوں کو بھی جلا کر راکھ بنا دینا تھا۔ آگ جب پیٹرول کی ٹینکی تک پہنچی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کو زرد، سرخ اور نیلے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی ندیم اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ نجمی کوارٹر میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ندیم اندر آئے تو اس نے کہا، میں نے دھماکے کی آواز سن لی تھی، گاڑی کو پوری طرح آگ لگ گئی تھی نا؟ ندیم نے دروازہ بند کر دیا اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پسینہ پوچھنے لگا۔ ساری گاڑی آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ نجمی اس کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ندیم کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ندیم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہاں سے کہاں آ پہنچے تھے۔ ایک ذرا سی ناسمجھی اور لغزش نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور تھے۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن سے نجمی کے آنسو پوچھے۔ جبار سیٹ سے میں نے ساری بات کر دی ہے، تم میرے ساتھ چلو گی، وہ ہم دونوں کو مشرقی پاکستان پہنچا دے گا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، بارڈر پر ان دنوں سخت سیکیورٹی ہے، حالات ٹھیک ہوتے ہی وہ ہمیں بارڈر کراس کرا دے گا۔ مشرقی پاکستان ہمارا پاکستان ہے، ہم وہاں سے لاہور جا کر شادی کر لیں گے۔ نجمی نے ندیم کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے اور چنگاریاں سے نکلنے لگی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولی، ندیم، میں ان لوگوں سے ظلم کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتی جنہوں نے میری زندگی کو برباد کیا ہے، جنہوں نے میرے گوہر عصمت کو خاک و خون میں ملایا ہے، جن کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں آج اس حال تک پہنچی ہوں۔ ندیم اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ نجمی ایسی بات بھی کرے گی۔ اس نے نجمی کا ہاتھ تھام لیا۔ نجمی، تو پھر سب سے پہلے تمہیں مجھ سے انتقام لینا چاہیے، مجھ سے بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ تمہاری بربادی کی اصل وجہ تو میں ہوں۔ نہیں ندیم، جب میں تمہارے کہنے پر اپنے لاہور والے گھر سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چلی تھی تو اس میں میرا اپنا بھی ارادہ شامل تھا۔ تم نے مجھے ورغلایا نہیں اور پھر میں تم سے شادی کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ جو کام مجھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی رضامندی سے کرنا چاہیے تھا اسے میں نے خود انجام دینے کی کوشش کی تھی اور میں گھر سے بھاگ گئی، جو کسی صورت میں بھی کسی لڑکی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں میں جن لوگوں سے انتقام لینا چاہتی ہوں انہوں نے مجھے بے بس کر کے میرے ساتھ بربریت کا سلوک کیا ہے، مجھے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ میرے سینے میں انتقام کا لاوا دہک رہا ہے۔ جب تک میں ان تمام لوگوں سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم و تشدد کا بدلہ نہیں لوں گی مجھے مرنے کے بعد بھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ ندیم کے لیے یہ ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے نجمی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن نجمی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس نے آخری بار بھی یہی کہا کہ جب تک میں اپنی عزت برباد کرنے والوں کی لاشیں اپنے سامنے خاک و خون میں تڑپتی نہ دیکھ لوں یہ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ندیم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر جنگل میں دور سے جیپ کی آواز سنائی دی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جبار سیٹ آ رہا ہے، تم پچھلے دروازے سے نکل کر درختوں میں کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اسے تمہارا پتہ چلے، وہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرے گا، جلدی کرو۔
नजमी कमरे के पिछले दरवाजे से गुजरकर किचन और बाथरूम के दरमियान से होती सुंबुल और ताड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्तों में आ गई। यहाँ खुदरो झाड़ झंकाड़ की भरमार थी। झाड़ियां कद्दे आदम थी। नजमी को भी इन जंगलों का काफी तजुर्बा हो चुका था। वो एक जगह छुप कर बैठ गई। पिस्तौल अभी तक उसने अपनी साड़ी में ही छुपा रखा था। उसे जीप के खड़ा होने और फिर इंजन बंद होने की आवाज आई। नदीम दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जब्बार सेठ कल की तरह खाना और चाय से भरी हुई थर्मस अपने साथ लाया था। नदीम ने आगे बढ़कर थैला उससे वसूल किया। जब्बार सेठ ने सिल्क की कमीज और काली दक्कनी वाली बंगाली धोती पहन रखी थी। क्रेयॉन ए की डिब्बी और सुनहरा लाइटर उसके हाथ में था। गले में सोने की जंजीर थी। वो पान चबा रहा था। उसने इर्द गिर्द उछटती हुई निगाह डाली। कोई आया तो नहीं यहाँ भला कौन आ सकता है? मैं अकेला ही बैठा हूँ यहाँ पर, और अभी जाने कब तक बैठना होगा सेठ भाई। नदीम ने नजमी के जाने के बाद अच्छी तरह से कमरे का जायजा लिया था कि उसकी कोई निशानी वहां न रह गई हो। निशानी भला क्या हो सकती थी? नजमी तो सिवाय भरे हुए पिस्तौल के कुछ भी अपने साथ नहीं लाई थी। उसने तो खुशबू भी नहीं लगा रखी थी जिसका हल्का सा असर कमरे की फिजा में बाकी रह जाता। नदीम सोचने लगा कि नजमी किस कदर बदल चुकी है। सेठ जब्बार कुर्सी पर बैठ गया। आज मैं तुम्हारे लिए 2 तरह की मछली बनवा कर लाया हूँ। ठहरो, मैं किचन से कल के बर्तन उठाकर गाड़ी में रख दूं। नदीम नहीं चाहता था कि सेठ किचन की तरफ जाए। वो जल्दी से उठा और बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं बर्तन रखे देता हूँ। इससे पहले कि जब्बार सेठ कुछ कहता, नदीम तेजी से दरवाजा खोलकर पीछे किचन में चला गया। वहाँ थैले में कल के बर्तन उसने बांध कर रखे थे। थैला उठाकर बोसीदा छत वाले किचन से निकला तो उसकी नजर अपने आप दरख्तों की तरफ उठ गई। दरख्तों और झाड़ियों में किसी जगह नजमी छुपी हुई थी। नदीम ने बर्तन ले जाकर जीप में रखे और तेज तेज कदम उठाता सेठ के पास आ गया। नदीम ने नाश्ता किया और फिर थर्मस में से चाय ग्लासों में डालकर वो पीने लगे। नदीम आज यही चाहता था कि जब्बार सेठ वहां ज्यादा देर तक ना ठहरे। सेठ चाय पीते हुए कह रहा था, रात मैंने कालिये से बात की थी। वो भी यही कहता है कि आजकल बॉर्डर पर बड़ी सख्ती है, हमें कुछ रोज इंतजार करना होगा। और वहां मैंने तुम्हारी माशूक तक अपने खास आदमी के हाथ ये पैगाम भिजवा दिया था कि तुम जेल से फरार होने के बाद खैरियत से हो और कलकत्ते से 100 मील दूर किसी खुफिया जगह पर महफूज हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी बात को और कुछ नहीं कह सुन सका। नदीम ने दिल में सोचा कि उसे क्या मालूम कि जिस औरत की वो बात कर रहा है वो ऐन इस वक्त इसी क्वार्टर के पीछे दरख्तों में छुपकर बैठी हुई है। उसने सेठ का शुक्रिया अदा किया। सेठ साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त अपनी होने वाली बीवी को भी अपने साथ मशरकी पाकिस्तान लेता जाऊं। वहां जाकर मैं उससे शादी कर लूंगा। ये तो बड़ा नेक इरादा है। चंदा की तो जिंदगी संवर जाएगी। मैं इस काम में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। बस तुम्हें कुछ दिन और यहाँ तकलीफ उठानी पड़ेगी। सितंबर की जंग के बाद सरहदों की हालत पहले जैसी नहीं रही। भारत को इस जंग में बहुत हजीमत उठानी पड़ी है, इसलिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पर तुम फिक्र मत करो, बड़ा तजुर्बेकार और बासर आदमी है कालिया। जरा हालात ठीक हुए तो चुटकी में तुम दोनों को बॉर्डर क्रॉस करा देगा। मैं तुम्हारी चंदा को भी किसी न किसी तरीके से बॉर्डर पर पहुंचवा दूंगा, बशर्ते कि वो तैयार हो गई तो। वो मेरे साथ जाने पर जरूर राजी हो जाएगी। उससे बढ़कर भला उसके लिए और क्या बात हो सकती है। मगर नदीम के चेहरे पर उस वक्त जो तासुरात थे वो उसके जुमले की तरदीद कर रहे थे, क्योंकि नजमी अपने दुश्मनों की लाशें खाक खून में तड़पाए बगैर उसके साथ जाने पर राजी नहीं हुई थी। नदीम बड़ा हैरान था कि ये नजमी किस तरफ चल पड़ी है। वो ऐसा किस लिए सोचती है। शायद नदीम को इस हकीकत का एहसास नहीं था कि औरत के लिए उसका गौहर आबरू किस कदर अनमोल और नाजुक होता है, और वो इस गौहर बेमिसल के लिए अपनी जान तक क्यों कुर्बान कर डालती है। सेठ ने दूसरा सिगरेट जलाते हुए एक गहरा कश लिया। रात को यहाँ जंगल में जानवरों की आवाजें जरूर आती होंगी। आज मैं तुम्हारे लिए कमानीदार चाकू भी लेता आया हूँ। सेठ ने जेब से चाकू निकालकर इसे खोला तो उसमें से कड़ाके की आवाज आई। अगर कोई खतरनाक जानवर इधर आ जाए तो तुम अपनी हिफाजत कर सकोगे। खबरदार, रात को घर के बाहर आग का अलाव रोशन मत करना। ये चाकू अपने पास रखो और यहीं बैठो, मैं बाहर का जायजा लेकर आता हूँ। वैसे इस इलाके में कभी कोई आता नहीं। ये क्वार्टर मैंने अपने माल गोदाम के लिए खरीद रखा है। सेठ उठकर बाहर निकल गया। नदीम घबराया कि कहीं सेठ नजमी को न देख ले। वो ये कहता हुआ बाहर आ गया कि उसकी कोई जरूरत नहीं, ये इलाका बिल्कुल सुनसान है। मगर जब्बार इतनी देर में सुंबुल के दरख्तों की तरफ जा चुका था। नदीम भी दौड़कर उसके पास आ गया। जब्बार सेठ का सारा इलाका देखा भाला था, फिर भी वो एक एक झाड़ी को देखता जा रहा था। नदीम को कुछ मालूम नहीं था कि नजमी किस जगह छुपी हुई है। फिर भी उसे यकीन था कि नजमी जहाँ कहीं भी है उनकी आवाजें भी सुन रही होगी और शायद उन्हें देख भी रही हो। वो जरूर उनकी नजरों से ओझल रहने की कोशिश करेगी। नजमी क्वार्टर के अकबी दरख्तों के पीछे एक झाड़ी की ओट में बैठ गई थी कि उसने नदीम और सेठ को जंगल में आते देखा। वो बातें कर रहे थे। नजमी जल्दी से रेंगती हुई दूसरी तरफ की झाड़ियों में चली गई।
ندیم परेशान था कि कहीं किसी झाड़ी के पीछे नजमी नजर ना आ जाए। वो बार बार सेठ को वापस क्वार्टर में चलने के लिए कह रहा था। सेठ रुक गया, फिर उसने नदीम की तरफ घूर कर देखा। तुम मुझे कुछ घबराए हुए लगते हो, क्या बात है? नदीम ने सर पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। घबराने की कोई बात नहीं सेठ साहब, आपके होते हुए मुझे भला घबराहट की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कोई हमें देख ना ले। इसीलिए तो मैंने तुम्हें क्वार्टर में रहने के लिए कहा था। मुझे तो कोई देख भी लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। दरख्तों और खुदरा झाड़ियों में कुछ देर घूमने के बाद सेठ वापस हो गया। क्वार्टर में जाने के बजाय वो अपनी जीप की तरफ आया और बोला, मैं जाता हूँ, कल इसी वक्त तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन ही यहाँ रहना पड़ेगा। कालिया तुम्हारे बॉर्डर क्रॉस करवाने का कोई खास बंदोबस्त कर रहा है। सेठ जीप में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और जीप को दरख्तों से निकालकर गैर हमवार जमीन पर नारियल के दरख्तों की तरफ चल दिया। जब जीप नदीम की नजरों से ओझल हो गई तो वो भागकर क्वार्टर के पीछे आया। उसने आहिस्ता से नजमी को आवाज दी। नजमी झाड़ियों से निकल आई। ये है तुम्हारा सेठ? ये तो मेरा गाना सुनने आता है कभी कभी। नदीम को उस जुमले से बड़ा दुख हुआ। उसकी किस्मत में ये जुमला सुनना भी लिखा था कि नजमी उसे ये बताए कि फला सेठ उसका गाना सुनने आता है। वो दिल महसूस करके रह गया। क्वार्टर में आकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और एक बार फिर नजमी को समझाने की कोशिश की कि वो उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान चली जाए, क्योंकि सेठ ने भी वादा कर लिया है कि उसका आदमी उन दोनों को बॉर्डर क्रॉस करा देगा। नजमी ने साड़ी में छुपाया हुआ पिस्तौल निकालकर मेज पर रखा और उस पर अपने हाथ जमा कर बोली, इस पिस्तौल से मैं एक आदमी का खून कर चुकी हूँ। ये खून मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया है। अब मुझे कुछ खून अपनी जिंदगी की तबाहियों का बदला लेने के लिए करने हैं, और जब तक मैं उन लोगों को खाको खून में नहीं नहला दूंगी, मैं भारत की सरहद अबूर नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। और उसके साथ ही नजमी ने पिस्तौल उठा लिया और उसे वापस अपनी साड़ी में छुपा लिया। नदीम खामोश हो गया। वो समझ गया था कि नजमी को मजीद समझाने का कोई फायदा नहीं। उस वक्त नदीम को नजमी खूंखार वहशी डाकू लग रही थी जो अपने दुश्मनों का खून पीने के लिए बेचैन हो। अब मैं जाती हूँ, कल आधी रात के बाद तुमसे फिर मिलने आऊंगी। नजमी, ये गलती मत करना, अभी तुम अपनी जगह पर ही रहो। हम इंटेलिजेंस के आदमी का खून कर चुके हैं। पुलिस चौकस हो गई होगी। तुम्हें इस वक्त बड़ी होशियारी से वापस जाना होगा। नजमी ने मुस्कुराकर नदीम की तरफ देखा। मैं गुनाह की तारीख कारों में से गुजरकर यहाँ तक पहुंची हूँ नदीम। मैं तो एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में अपनी जान लिए फिर रही हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, जब तक मैं दुश्मनों को मौत की घाट नहीं उतार लेती, खुद भी नहीं मरूंगी। नजमी ने नदीम का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं कल आधी रात के बाद आने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे बगैर पाकिस्तान चले जाओगे? मैं तुम्हारे बगैर पाकिस्तान कैसे जा सकता हूँ नजमी? मैं तो आया ही तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए था। फिर नदीम ने बड़ी मोहब्बत से नजमी के हाथ को चूम लिया। मेरी बात मानो नजमी, तो जो तुम सोच रही हो ना, उसमें क्या होगा, उसका नतीजा बड़ा भयानक भी निकल सकता है। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि उन सब लोगों से अपनी बर्बादी का बदला ले सको। तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। मेरे साथ वापस पाकिस्तान चली चलो, हम वहां जाते ही शादी कर लेंगे। नजमी दांतों से अपने होंठ काट रही थी। उसने अपना हाथ फौरन पीछे खींचा और नदीम की तरफ देखकर बोली, मेरे दिल के जख्मों को तुम नहीं समझ सकोगे नदीम। मेरे जिस्म के टुकड़ों को जगह जगह काट कर फेंका गया है। मुझे बार बार कत्ल किया गया है। मेरे अंदर लावा खौल रहा है। तुम पाकिस्तान चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये कहकर नजमी बाहर निकल गई। नदीम जैसे बेबसी के आलम में दरवाजे पर खड़ा उसे जाते देखता रहा। नजमी साड़ी का पल्लू अपनी कमर के गिर्द बांधे तेज तेज कदमों से दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरती उसकी निगाहों से ओझल हो गई। नजमी का अंग अंग जैसे अंगारों पर लौट रहा था। उसने वो जगह देखी जहां उसने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल किया था। जहां हिंदू हवलदार का खून गिरा था, वहां नदीम ने मिट्टी की ढेरी बना दी थी, मगर मक्खियां अब भी उस ढेरी पर भिनभिना रही थी। नजमी ने ठोकर मारकर ढेरी मुंतशिर कर दी और नारियलों के बाग की तरफ निकल आई। दिन काफी निकल आया था। उसे इस बात का एहसास था कि इंटेलिजेंस के जिस हवलदार को उसने कत्ल कर दिया है, उसकी जगह लेने दिन के 9:30 बजे दूसरा आदमी आएगा। नजमी उससे पहले अपने दरिया वाले बंगले पर पहुंच जाना चाहती थी। वो जितना तेज चल सकती थी, चलते हुए पक्की सड़क पर आ गई। यहाँ टैक्सी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये इलाका शहर से बाहर जंगल के जखीरों के करीब का इलाका था। नजमी सड़क के किनारे तक चलती चली गई। जब उसे दूर से हगली पार के कारखानों की चिमनियां नजर आने लगी तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसे पसीना आ रहा था। पिस्तौल उसने अभी तक साड़ी में छुपाया हुआ था। आगे एक चौराहा आ गया। यहाँ ट्रैफिक चल रही थी। खुशकिस्मती से उसे खाली टैक्सी मिल गई, जिसमें बैठकर वो अपने पुराने बंगले के करीब दरिया हिगली की जानिब आ गई। यहाँ उसने टैक्सी छोड़ी और दरिया पर आकर इधर उधर देखा।
دور کچھ ماہی گیر دریا میں کشتی اتار رہے تھے۔ نجمی نے یہاں دریا میں غسل کیا، سر دھویا اور گیلے بالوں کو نچوڑتی ہوئی لکھی بائی کے پرانے بنگلے کی طرف چل پڑی۔ بنگلہ چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا۔ نجمی نے اس مقصد کے لیے دریا میں غسل کیا تھا کہ وہ لکھی بائی سے یہ کہہ سکے کہ وہ صبح اٹھ کر دریا پر نہانے چلی گئی تھی، اور اگر کوئی سی آئی ڈی والا اسے دیکھ بھی رہا ہو تو یہی سمجھے کہ چندہ دریا پر نہانے گئی ہے۔ مگر وہاں مقتول سی آئی ڈی والے کی جگہ لینے بھی دوسرے آدمی نہیں آیا تھا۔ بنگلے میں نجمی پہنچی تو لکھی بائی ابھی تک سو رہی تھی۔ نوکرانی سے چائے لانے کا کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس سے کوئی 10-15 منٹ پہلے تھانے سے انٹیلیجنس کا دوسرا آدمی مقتول حوالدار کی جگہ لینے ایک سادھو کے بھیس میں وہاں پہنچ گیا۔ اسے اپنا ساتھی نہ دکھا تو اس نے تیز نگاہوں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ پھر یہ سی آئی ڈی والا سادھو کے بھیس میں سڑک پر اس مقام پہ آگے بیٹھ گیا جہاں انہوں نے کرائے کی ٹیکسی رات بھر کے لیے رکھی ہوئی تھی، پر ٹیکسی وہاں نہیں تھی۔ اس کا ڈرائیور پریشانی کے عالم میں درختوں کے نیچے کھڑا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور انٹیلیجنس کے سارے سپاہیوں کو جانتا تھا۔ سادھو کے بھیس میں سی آئی ڈی والے نے ٹیکسی والے سے اس کی ٹیکسی اور اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھا۔ یہاں پر پارٹ 14 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 15 سماعت فرمائیں۔